नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इस सीरीज के तहत कला और संस्कृति को पढ़ रहे हैं और इस क्रम में क्लास 11 का जो एनसीईआरटी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है यूपीएससी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा भी जो हो रहे हैं उसमें आजकल प्राचीन भारत से अगर हम देखें तो कला और संस्कृति से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो इसीलिए ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस क्रम में पहला चैप्टर जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पे सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सिंधु घाटी की कलाएं। लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहते हैं कि जैसे पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था कि आप जो है आर्ट एंड कल्चर का केवल और केवल एक बुक रेफर कीजिए। जो इस टॉपिक से रिलेटेड दूसरा मटेरियल अगर आपको मिलता है तो उसको आप साथ में रखिए। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे क्लास 6 का चौथा चैप्टर है उसको साथ में रखते हैं। उसके बाद क्लास 12 का ये पहला चैप्टर है, इसको भी यहाँ पे हम रखे हैं। जो भी कला और संस्कृति के संदर्भ में हमको जो भी तथ्य मिलेगा उसको हम यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे और इस तरह से हम एक ही सोर्स रखेंगे ताकि एग्जाम के समय रिवीजन करना मेरे लिए आसान हो जाए। इसके साथ साथ आपके पास एक गाइड बुक भी हो सकता है जो आपका कोचिंग मटेरियल या कोई भी एक बुक हो सकता है जो कि सीक्वेंस के साथ परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया हो। तो चलिए यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी की कलाएं से संबंधित। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसमें आपको घबराना नहीं है क्योंकि एक वीडियो में ही हम लोग पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। समय बहुत कम है और आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा है, तो इतना आपको उम्मीद दिला सकते हैं कि इस वीडियो में किसी तरह का आपका समय को खराब नहीं किया जाएगा और हम लोग जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात है उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। कोई भी इधर उधर की बातें यहाँ पे नहीं की जाएगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सिंधु घाटी की कलाएं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं इस चैप्टर का नाम सिंधु घाटी की कलाएं क्या हैं। तो क्योंकि हम लोग यहाँ आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला और संस्कृति पढ़ रहे हैं तो सिंधु घाटी में जो भी कलाएं होंगी यानी आर्ट होगा उसी फॉर्म के बारे में यहाँ पे बताया गया। ये चीज हमको कंफर्म हो गया। दूसरा चीज यहाँ पे सिंधु है, तो सिंधु क्या है, एक नदी है, आपको पता होगा, और उसके आसपास का जो जगह होता है उसको हम लोग घाटी क्षेत्र बोलते हैं। तो नदी घाटी जैसे बोला जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि सिंधु नदी है, सिंधु नदी के यहाँ पे बगल में अगर आप देखिएगा तो यहाँ मोहनजोदड़ो मिलेगा। उसी तरह से रावी नदी के तट पे यहाँ पे हड़प्पा मिलेगा। ये दो स्थलों का खोज जो है वो सबसे शुरुआत में किया गया था। हड़प्पा जो है दयाराम साहनी खोजे थे और रखाल दास बनर्जी का उत्खनन जो है मोहनजोदड़ो के द्वारा मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है वो रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और फिर विधिवत रूप से 1924 में 20 सितंबर को यहाँ पे सर जॉन मार्शल जो कि एएसआई के डायरेक्टर जनरल थे वो इसका विधिवत घोषणा करते हैं और पता चलता है हमारा इतिहास हजारों साल पुराना है। और इस तरह से उसी दिन का एक पेपर छपा था जिसका नाम था द इलिस्ट्रेट लंदन न्यूज। इसमें जो भी अवशेष यहाँ पे मिले थे वो चीज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इमेज में, वो सारा चीज को यहाँ पे आपका घोषणा किया गया था और पेपर में ये सारा चीज आर्टिकल छपा था। तो इस तरह से हमको ये पता चला। अब यहाँ पे अगला पैराग्राफ यहाँ पे जो गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग यहाँ पे कला पढ़ रहे हैं। तो देखिए सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ जो भी स्थल है उसके जो भी आर्ट एंड फॉर्म है, आर्ट के जो फॉर्म है, कला के जो रूप है, उसी के बारे में हमको यहाँ पे अध्ययन करना है। तो ये तो आपका चैप्टर के बारे में था। इस चैप्टर के बारे में कि क्या हमको यहाँ पे पढ़ना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक ओवरव्यू कि पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना क्यों क्या है, क्योंकि एक ढांचा पता रहेगा तो आपको पढ़ने में ये चीज आसान लगेगी। तो सबसे पहला पैराग्राफ अगर देखेंगे तो इंट्रोडक्शन दिया गया है कि इसका उद्भव कब हुआ। दूसरा पैराग्राफ देखिएगा तो इसका विस्तार के बारे में दिया गया है। तीसरा पैराग्राफ जो है इसमें पाए गए पत्थर की मूर्ति जो है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। साथ ही साथ सेल खड़ी का ये जो मूर्ति आपको दिखाई दे रहा है जिसको पुरोहित कहा गया उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। अगला पैराग्राफ अगर आप देखिएगा तो कांसे की ढलाई की गई बहुत सारी मूर्तियां यहाँ में मिली हैं। तो पूरा पैराग्राफ यहाँ पे कांसे से संबंधित जो भी मूर्ति मिला है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे मिट्टी की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, खिलौना भी मिले हैं जो कि आगे भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मिट्टी के जो खिलौने या मूर्ति मिले हैं उसको यहाँ पे आपको बताया गया। फिर यहाँ पे आपको कुछ मुहर मिला है, सिक्का मिला है। जैसे कि आजकल क्या होता है कि 5 का सिक्का हो गया, आपका 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का आपके पास अगर यहाँ पे दिख रहा है तो जो सिक्का होता है तो उस समय मुहर होता था। और ये मुहर जो होते थे पत्थर के होते थे, धातु के होते थे, हाथी दांत के होते थे। इस तरह से जो चीज के ये मुहर बनते थे, इसका क्या क्या उपयोग होता था, वो सारा चीज यहाँ पे आपको दिया गया। इसी प्रकार का एक मुहर है जिसको पशुपति के मुहर के नाम से जानते हैं। तो इसका विशेषता के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ये कहाँ से मिला है, कहाँ ये किस तरह से बने हुए हैं। फिर है मृत भांड यानी मिट्टी के बने हुए बर्तन के बारे में नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया। रंगीन होते थे कि सफेद होते थे, कहाँ पे बनाए जाते थे, कौन कौन सा रंगों का प्रयोग होता था, ये सब सारा चीज आपको यहाँ पे बताया गया। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ यहाँ पे अब आभूषण की ओर बताने का प्रयास किया गया है कि वे लोग जो है गहने के रूप में जो आभूषण का प्रयोग करते थे वो किस चीज से बना हुआ था, इसके बारे में बताने का प्रयास किया गया है।
और लास्ट में यहाँ पे कपड़ा के बारे में दिया गया है कि कैसे कपास जो है और ऊन जो है वहाँ कताई का प्राचीन है। अब इसी को आपको बताया गया था कि मल्टीपल सोर्स को कैसे यूज करना है। तो जैसे कि आप एनसीईआरटी क्लास 6 यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे आपको मेहरगढ़ के बारे में एक तथ्य यहाँ पे मिलेगा कि 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती की जाती थी। तो इस तरह के जो भी तथ्य हैं उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए कि जैसे यहाँ पे कपास है तो यहाँ पे लिख लीजिए कि एनसीईआरटी क्लास 6 में मेहरगढ़ में यहाँ पे दिया गया है कि 7000 साल पहले जो है वो कपास की खेती होती थी। तो आपको दोबारा जो है इस आर्ट एंड कल्चर के संदर्भ में आपको क्लास 6 का वो बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगा। तो इस तरह से ही आपको चीजों को एक जगह ऑर्गेनाइज करना है और रिविजन करते रहना है, तभी आप उसको पढ़ पाइएगा। लास्ट पैराग्राफ पे इसी तरह से कुछ मिट्टी के खिलौने के बारे में चर्चा करते हुए इस पैराग्राफ को खत्म किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। जो ओवरव्यू था वो हम 2 मिनट में 3 मिनट में आपको बताने का प्रयास किए, ताकि आपको ये पढ़ने में आसान हो जाए कि हमको आखिर आगे आधा घंटा का ये जो वीडियो है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे शुरुआत हम लोग करते हैं पहला पैराग्राफ में, और आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया गया था जो भी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग बॉक्स में यहाँ पे घेरने का प्रयास किए हैं। और जो मेंस है उसके लिए तो आपको पढ़ना होगा पूरा चैप्टर और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना होगा। तो इसीलिए हम लोग को केवल तो पीटी पास करना नहीं है, पीटी के बाद मेंस भी आएगा। तो इसीलिए हम लोग लाइन बाय लाइन इस बुक को पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक माना जाता है। तो सबसे पहला पैराग्राफ उद्भव के बारे में दिया गया है। इसका उद्भव कब हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता या कला का उद्भव जो होता है वो ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी में आसपास हुआ है, यानी कि आप समझिए कि 2500 के आसपास 2500 बीसी या के आसपास, ईस्वी पूर्व के आसपास यहाँ पे देता है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ जो भी कला के रूप प्राप्त हुए हैं, चाहे वो प्रतिमा हो, चाहे वो मुहर हो, चाहे मिट्टी के बर्तन हो, चाहे आभूषण हो, पक्की हुई मिट्टी की मूर्तियां हो, मतलब जो भी कला के रूप है, कला के विभिन्न रूप यहाँ पे आपको बताए गए। कुछ मूर्तियां मिली, प्रतिमाएं मिली हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन मिलेंगे, कुछ आभूषण मिलेंगे जो कि अभी आपको बताया गया, कुछ पक्की हुई मिट्टी की मूर्तियां मिलेंगी। इन सब के बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये काफी उच्च कोटि के हैं और इसको बनाने के लिए काफी सूझबूझ की आवश्यकता होगी, काफी कल्पना शक्ति की आवश्यकता होगी, क्योंकि उस समय जो ये बना हुआ है काफी उच्च कोटि का है। क्योंकि कहा जाता है चाहे वो मनुष्य का मूर्ति हो, चाहे वो पशु का मूर्ति हो, ये अत्यंत स्वाभाविक होते थे। यानी कि अगर मूर्ति मनुष्य का है तो वो एकदम मनुष्य के जैसा ही दिखाई दे रहा है, पशु का बनाया है तो पशु के जैसा दिख रहा है, जैसा अंग है एकदम असली अंग के जैसा दिख रहा है। तो ये चीज जो है काफी उच्च कोटि का वहां पे एक तरह से टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा होगा, या एक तरह से काफी अच्छा कल्पना शक्ति उन लोगों में होगा, इसीलिए इस तरह के ये मूर्ति यहाँ पे बना पा रहे होंगे या ये आभूषण का वो निर्माण कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको उनके स्थल जो मिले हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि कैसे वहां पे हड़प्पा जो है वो जगह महत्वपूर्ण रूप से मिला है, और मोहनजोदड़ो, जो कि आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ याद करना है कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ है, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे बसा हुआ है। इसी तरह से झेलम, चिलाब, रावी, सतलज के किनारे कौन कौन सा स्थल है, पूरा तात्विक स्थल यहाँ पे है, वो चीज आपको याद करना है। लेकिन वो एंशिएंट हिस्ट्री के टर्म में हम लोग पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर के संदर्भ में वो चीज हमको पढ़ना नहीं। इसके साथ साथ अगर देखिएगा इन स्थलों में बहुत सारे चीज मिले हैं जो कि हम लोग प्राचीन काल में पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, चाहे वो मकान हो, चाहे वो बाजार हो, भंडार गृह हो, जैसे अन्नागार मिला है, फिर आपका सार्वजनिक स्नानागार मिले हैं। तो ये सारा चीज तो हमको आर्ट एंड कल्चर में अभी फिलहाल नहीं पढ़ना है, वो हमको प्राचीन भारत के संदर्भ में आपका सिंधु घाटी सभ्यता में हमको पढ़ना है, जैसे कि क्लास 12 में यहाँ पे आपको पूरा बताया गया है। तो यहाँ हम लोग चूंकि आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं इसीलिए हम लोग उसी में फोकस करेंगे। ऐसा नहीं है कि आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं और फिर हम यहाँ पे शहर का जो निर्माण है या शहर का जो बनावट है उस पर हम यहाँ पे पढ़ने लग जाए, ऐसा कभी भी नहीं करना है। जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं आप उसी में केंद्रित होकर रहना है। और इसी तरह से बहुत सारे स्थल मिले हैं, चाहे वो लोथल और धौलावीरा है जो कि गुजरात में है, राखीगढ़ी है हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में, और कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। तो इस तरह से आपको पूछा जाता है, तो ये चीज को भी आपको थोड़ा बहुत याद करना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वहां जो अवशेष मिले हैं उनमें सबसे पहला अवशेष के बारे में यहाँ पे जो चर्चा किया जा रहा है वो है आपका पत्थर की मूर्ति। तो पत्थर की मूर्ति यहाँ पे बताया जाता है हड़प्पाई स्थलों पर पाई गई मूर्तियां भले ही वो पत्थर के हो, कांसे के हो या मिट्टी के, मतलब चाहे वो पत्थर का मिट्टी हो जो मूर्ति हो, चाहे कांसे का मूर्ति हो, चाहे मिट्टी का मूर्ति हो, संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं है, मतलब बहुत कम मिलते हैं। चाहे वो पत्थर का हो, कांसे मतलब धातु का हो गया, और कांस्य युग के नाम से भी इसको हम जानते हैं, चाहे मिट्टी का हो, तीनों का तीनों ये कला एक तरह से कहिए संख्या की दृष्टि से तो बहुत कम है, लेकिन कला की दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफी उच्च कोटि का है। मतलब कम है
लेकिन काफ़ी उच्च कोटि के यहाँ पे आपको मूर्तियाँ पाई गई हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको पुरोहित का एक मूर्ति मिल रहा है, ये इस तरह की मूर्ति बहुत कम पाए गए हैं, लेकिन ये काफ़ी उच्च कोटि की मूर्ति है, ऐसा यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के द्वारा समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे जो मूर्तियाँ मिलती हैं वो त्रिआयामी है, यानी 3D स्ट्रक्चर। जैसे ये मूर्ति आपको दिख रहा है, ये 3D स्ट्रक्चर में बनाया गया है। पत्थर की मूर्ति में 2 पुरुष प्रतिमाएं बहुत चर्चित हैं, या एक पुरुष जो है धड़ का है और जो लाल चूना पत्थर का बना हुआ है, जो कि इस चैप्टर के अंतिम में दिया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। और दूसरी जो है वो दाढ़ी वाले पुरुष का आवक्षक यानी टूटा हुआ मूर्ति है, जो कि सेल खड़ी से बना हुआ है। तो ये जो मूर्ति आपको मिल रहा है वो सेल खड़ी का बना हुआ है, यानी एक पत्थर है सेल खड़ी, उससे बना हुआ है। तो इस तरह से आपको ये जानना है कि ये जो है चूना पत्थर का बना हुआ पुरुष का धड़ का एक अथी मिला है, लाल चूना पत्थर का, सेल घड़ी का। तो आपको पूछा जाएगा उस समय जो मूर्तियां हैं वो कौन कौन से पत्थर का प्रयोग करके यहाँ पे बनाया जाता है। तो ये सब चीज को आपको इसीलिए यहाँ पे इसको बॉक्स में घेरा गया है कि आपको ये तथ्य को याद करना है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये जो पुरोहित यहाँ पे या टूटा हुआ मूर्ति जो मिला है दाढ़ी वाला व्यक्ति, उसको धार्मिक व्यक्ति माना गया है और पुरोहित का संज्ञा यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि उस समय थोड़ी ना जो लिखा हुआ लिपि है उसको हम लोग पढ़ भी नहीं पाए, इसीलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग रखते भी हैं। जो कि हम लोग देखे थे प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जो कि पहला वीडियो में आप लोगों को बताया भी गया था। अब इसके बारे में दिया गया है, इस टूटे हुए मूर्ति में सॉल ओढ़े हुए दिखाया गया। मतलब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे फूल बनाया हुआ, ये इसका सॉल है, और इस सॉल को बाएं कंधे के ऊपर से दाहिनी भुजा के निचले में डाली गई है। सॉल त्रिफूलिया नमूने में बने से नमी है। मतलब यहाँ पे देखिए 3 आकार का इस तरह से फूल बना हुआ है, तो इसी के बारे में दिया गया है। आंखें कुछ लंबी और आधी बंद दिखाई देती है, मानो वह पुरुष ध्यान अवस्थित में है। तो आपको पूछा जाएगा ध्यान अवस्था में पाई गई मूर्ति जो है वो किस हड़प्पा सभ्यता में है, वो किस चीज से बना हुआ है। तो ये जो है आपका सेल खड़ी से बना हुआ पुरुष है, ये चीज आपको याद रखना है। इसके नाक सुंदर बनी हुए, होठ आगे कुछ निकले हुए, जिनके बीच की रेखा जो है वो गहरी है। दाढ़ी मूछ और गलमुछे चेहरे पर उभरी हुई दिखाई देते हैं। कान सीप जैसे दिखाई देती है, उनके बीच छेद है। बालों को बीच के मांग के द्वारा 2 हिस्सों में बांटा जाता है। जैसे अभी कैसे होता है सिंदूर महिला लगाती है, तो उस तरह से यहाँ पे 2 हिस्सों में बांटा गया, ऐसा यहाँ पे बोला गया। जैसे कान में अभी भी छेद किया जाता है, उस समय भी छेद का यहाँ पे आपको नमूना मिल रहा है या अवशेष मिल रहा है। उसके बाद बोलता है सिर के चारों ओर एक सादा बना हुआ फीता बंधा हुआ दिखाया गया है। दाहिना भुजा पर एक बाजूबंद, और बाजूबंद जो हाथ में पहनते हैं उसको बाजूबंद, जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे मुद्रा जो है या जो सिक्का है उसको हाथ में लोग जो है वो पहनता है, तो उसको बाजूबंद कहा जाता है। गर्दन के चारों छोटे छोटे छेद बने हुए हैं, जिससे लगता है वो हार पहने हुए है, मतलब हार है यानी कि गहना है। तो मतलब यहाँ पे इसका पूरा डिस्क्राइब किया गया है। आपको ये तो इतना डिस्क्राइब करके पढ़ना नहीं है, लेकिन हाँ याद रखना है कि हाँ इस तरह की मूर्ति यहाँ पे मिले हैं, जिसको पुरोहित राजा के नाम से भी, पुरोहित के नाम से जाना जाता है। और ये जो है सेल खड़ी का बना हुआ मूर्ति है, इसको हम लोग इतना याद रखेंगे। सेल खड़ी एक प्रकार का पदार्थ है, पत्थर है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको यहाँ बताने का प्रयास किया गया है कांसे की ढलाई की गई बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे और इसके काम में प्रवीण थे, निपुण थे। कहने का मतलब यहाँ पे इसको कांस्य युग के नाम से भी जानते हैं। तो आपको जैसे कि लोहा का प्रयोग पूछा भी गया था, लोहा का प्रयोग ये लोग करते थे कि नहीं, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से अनजान थे, लोहा का प्रयोग नहीं करते थे, कांसा का प्रयोग करते थे। अब यहाँ पे दिया गया है कि कांसा की मूर्ति कैसे बनाते थे, तो ये आप घर में पढ़ लीजिएगा, हम आपको बताते हैं कि कैसे ये होता था। जैसे कि यहाँ पे मान चलिए ये आपको कोई मूर्ति इस तरह का कोई बनाना है, तो यहाँ हम सबसे पहले यहाँ मोम का ये मूर्ति इस तरह से हम बना लेंगे। अब मोम का बना लेने के बाद वो जब ठोस हो जाएगा, तब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ चिकनी मिट्टी जो है यहाँ पे उसका लेयर को यहाँ पे रख देंगे। जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, चिकनी मिट्टी यहाँ पे घेर देते हैं। अब ये चिकनी मिट्टी को घेरने के बाद जब ये पूरी तरह से सूख जाएगा धूप में, तब हम इसको गर्म कर देंगे, चूल्हा में इसको गर्म कर देंगे। तो ये जो मोम था ठोस और यहाँ छिद्र कर देंगे, तो ये जो छेद से ये पूरा मोम निकल जाएगा। अब यहाँ पे चिकनी मिट्टी जो बच गया है, इस तरह से यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ जो ये मोम निकल जाएगा, यहाँ से समझिए कि मोम अगर निकल जाता है तो ये खाली स्थान बच जाएगा। अब उसके बाद जो धातु रहेगा यानी कि आपका कांसा रहेगा, उसको गला के हम फिर से इसी छिद्र में डाल देते हैं और फिर ये छिद्र में जाएगा और ये जम जाएगा। उसके बाद ये जो मिट्टी है इसको हम तोड़ देते हैं, तो हमारा जो यहाँ पे मूर्ति है वो बच जाता है। इसको आप पढ़ लीजिएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ये एक टेक्नोलॉजी है और इसी टेक्नोलॉजी का ये लोग प्रयोग करते थे। और इसी तरह से मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, बहुत सारी मूर्तियां आपको देखने को मिलती है। और इस तरह से यहाँ पे केवल धातु का ही नहीं बल्कि यहाँ पे
और भी देखने को मूर्ति मिला है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल धातु के बारे में बताया जा रहा है। तो इस धातु का यानी कांस्य धातु का कौन कौन सा मूर्ति बनाया गया उसको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ दिया है एक लड़की का मूर्ति बनाया मिलता है, जो कि आपका यहाँ पे नर्तकी के रूप में उसको माना गया है। मतलब आगे अभी लास्ट चैप्टर में अभी देखेंगे कि वो नर्तकी का फोटो यहाँ पे दिया भी गया है और उसका पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि वो नर्तकी के फोटो का जो है ना एक एक अंग है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो आपको याद करना है कि नर्तकी का जो यहाँ पे फोटो मिला, सॉरी मूर्ति मिला है, वो किस चीज का बना हुआ है। तो कांसे का यहाँ पे बना हुआ है, ये चीज बताया गया है। कांसे की बनी हुई जानवर की मूर्ति भी मिले हैं, जो इसमें भैंस और बकरी भी आपको विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। भैंस का सिर और कमर ऊंची उठी हुई है तथा सिंग जो है वो फैले हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी केंद्र में कांसे के ढलाई का काम बहुतायत में होता है, मतलब सब जगह होता था। और इस तरह से लोथल में पाया गया तांबे का कुत्ता और पक्षी तथा कालीबंग में पाई गई सांड की कांस्य मूर्ति, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई तांबे और कांसे की मानव मूर्ति में किसी प्रकार की कमतर नहीं है। इसमें आपको ध्यान देना है कि कुत्ता और पक्षी का जो कांसा का मूर्ति पाया गया वो कहाँ पाया गया, लोथल में पाया गया। उसी तरह से कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, वो उसमें कहाँ क्या मिला है, तो सांड की कांसे की मूर्ति मिली थी। ये सब चीज को आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखना है। इस तरह के मिट्टी की बनी हुई आकृति आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और इस तरह से यहाँ पे अब जो यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट पैराग्राफ में, वो मिट्टी की मूर्ति बना हुआ है जिसको हम लोग टेराकोटा बोलते हैं, उसका बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो देखते हैं क्या बोलता है यहाँ। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की मूर्तियां भी बनाते थे, लेकिन वे पत्थर और कांसे की मूर्तियां जितनी बढ़िया नहीं होती थी। मतलब मिट्टी का जो मूर्ति होता था, जो जितना अच्छा कांसे का मूर्ति है उतना अच्छा ये नहीं होता था, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। मतलब यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि ये थोड़ा बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई नहीं दे रहा है टेराकोटा का ये जो मिट्टी का खिलौना है। तो ये चीज आपको यहाँ पे एनसीईआरटी के द्वारा बताया जा रहा है। सिंधु घाटी की मूर्ति में मातृ देवी की प्रतिमाएं अधिक उल्लेखनीय हैं। यहाँ जो माँ की मूर्ति मिलती थी वो काफी ज्यादा, इसीलिए हम लोग कहते हैं सिंधु घाटी जो सभ्यता था वो मातृ सत्तात्मक था। क्यों? क्योंकि इसकी मूर्ति जो है मातृ देवी को काफी संख्या में यहाँ पे मिली है। कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, यहाँ पे नारी की मूर्ति, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मातृ देवी की मूर्ति से बहुत ही अलग दिखाई देता है। जैसे यहाँ समानता दिखने को मिल रहा था कांसा का मूर्ति, या एक तरह से कहिए उच्च कोटि, जैसे वहां पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में था, इसी तरह से उच्च कोटि का यहाँ पे आपको लोथल और कालीबंगन में पाया गया। उसी तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि मातृदेवी का मूर्ति जो है वो दोनों में अलग है। मतलब कालीबंगा और लोथल में जो मिल रहा है और मोहनजोदड़ो में जो मिला है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूंछ वाले ऐसे पुरुष की भी छोटी छोटी मूर्तियां पाई गई हैं जिनके बाल गुथे हुए यानी कि कुंडलित है। जैसे लंबा बाल होता था तो वो कैसे महिला बाल को गूंथती हैं, तो उस तरह से पुरुषों का बाल गुथा हुआ आपको देखने को मिलता है, जो एकदम सीधे खड़े हैं, टांग थोड़ी चौड़ी है, भुजाएं शरीर के समांतर नीचे की ओर लटकी हुई है। ठीक ऐसी मुद्रा में मूर्तियां बार बार पाई जाती हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि किसी देवता की ये मूर्ति रही होगी। तो इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि जान तो नहीं रहा है ना कि किसका मूर्ति है, तो बोल रहा है कि ये जो मूर्ति है मिट्टी का वो किसी देवता का मूर्ति रहा होगा। एक सिंह वाले देवता की मिट्टी का बना मुखौटा भी मिलता है। अगर आप पिक्चर देखेंगे, मोहनजोदड़ो एक आया था ऋतिक रोशन का, तो उसको सपना में जो एक सिंह वाला जानवर मिलता दिखता है, वो एक सिंह वाला जानवर यहाँ पे कहा जाता है उस समय का पूजनीय जानवर रहा होगा। और इस तरह का मूर्ति आपको या उसका चित्र जो होता है आपको देखने को मिलता भी है। इसके अलावा मिट्टी की बनी पहिएदार गाड़ियां, सीटियां, पशु पक्षी की आकृतियां, खेलने के लिए पासे, गिट्टियां और चक्रियां यानी डिस्क भी मिलते हैं। तो इस तरह से मिट्टी या टेराकोटा का बहुत सारा वस्तु जो है वहां देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको दिया गया है मुहर के बारे में, जिसको हम लोग अभी फिलहाल सिक्का कह सकते हैं, आधुनिक जमाना के सिक्का के जैसा होता था। तो यहाँ पे बोलता है हजारों की संख्या में मुहरें यहाँ पे प्राप्त हुई हैं, जो कि सेलखड़ी एक प्रकार का पत्थर यहाँ पे है, जो कि वो मूर्ति भी बना हुआ था सेलखड़ी से। तो इस तरह से इसके अलावे और भी बहुत सारे पत्थर हैं, जैसे गोमती हैं, चमक पत्थर है, उसके बाद तांबा और कांसा यानी कि धातु से बनता था, उसके बाद मिट्टी का। मतलब ये जो सिक्का या मुद्रा बनता था वो पत्थर हो गया, धातु हो गया, मिट्टी हो गया, इस तीनों चीज से बनता है। यहां तक कि आगे आपको मिलेगा अभी हाथी दांत से भी ये बनाए जाते थे। उन पर एक सींग वाले सांड, तो ये काफी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए तो मुद्रा या करेंसी, हम लोग का करेंसी में किसका फोटो रहता है, जो काफी महत्वपूर्ण स्थल होते हैं या महत्वपूर्ण चीज होते हैं उसी का वहां पे फोटो वहां पे बनाया जाता है। तो एक सींग वाले सांड इसलिए कहा जाता है, वो वहां हड़प्पा सभ्यता के लिए काफी इंपॉर्टेंट रखते होंगे, वो पूजनीय भी हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे दिया है आपका गैंडा दिया जाता है, बाघ है, हाथी है, जंगली भैंसा है, बकरा है। और इस तरह से आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे, घोड़ा का यहाँ पे कहीं पे चर्चा नहीं किया जा रहा। और आपको इसी तरह से प्रश्न बना के दिया गया था कि घोड़ा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है या नहीं है। इन आकृतियों में प्रदर्शित विभिन्न स्वाभाविक मनोभाव की अभिव्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
इन मुद्राओं को तैयार करने का उद्देश्य मुख्यतः वाणिज्यिक था, यानी कि व्यापार से संबंधित था। अभी भी हम करेंसी क्यों छापते हैं या कोई भी यहाँ पे सिक्का अगर छापा जा रहा है तो क्यों छापते हैं, क्योंकि इससे हम व्यापार करते हैं। लेकिन केवल व्यापार ही नहीं होता था, इन सिक्का को बाजूबंद में पड़ता था, यानी हाथ में ये लोग पहनते थे। जैसे अभी भी आप देखिए कि गांव घर में बहुत सारे लोग जो है सिक्का को यहाँ पे माला बना के यहाँ पे क्या करते हैं, पहन लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको यहाँ पे बाजूबंद के रूप में भी इसका उपयोग होता था, ऐसा यहाँ समझाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा चीज यहाँ पे दिया गया है कि ये जो मानक मुद्रा था, यहाँ पे देखिए पीटी के लिए फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2x2 के वर्गाकार पट्टियां के रूप में मिलती थी और जो आमतौर पर सेल खड़ी से ही बनाई जाती थी। तो हड़प्पा की जो था वहां पे ज्यादातर जो मुद्रा मिला है हड़प्पा का, वो 2x2 इंच का वर्गाकार पटिया मिला और ये ज्यादातर जो मिले हैं वो सेल खड़ी के बने हुए हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ बताया गया है प्रत्येक मुद्रा में एक चित्रात्मक लिपि खुदी होती थी, जिसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। और कुछ मुद्राएं हाथी दांत की भी बनाई जाती थी। तो आपको याद करना है कि हाथी दांत हो, मिट्टी हो, पत्थर हो, कांसा हो, इन या तांबा हो, इस तरह से सभी चीजों से यहाँ पे मुद्रा बना हुआ या जो सिक्का है वो बना हुआ आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे और भी जानवर है, जैसे बिना कुबड़ वाला सांड है, हाथी है, बाघ है, बकरी है, दैत्याकार जानवर बने हुए आपको देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं पे पेड़ और मानवों की आकृति भी बनी हुई है। इसमें सबसे उल्लेखनीय है ऐसी मुद्रा जिसके केंद्र में एक मानव आकृति है और उसके चारों ओर जो है वो कई जानवर बने हुए हैं, जो कि पशुपति मुहर के बारे में बात किया जा रहा है। इसे पशुपति मुद्रा कहा जाता है या आद्य शिव के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे एक केंद्रीय मानव है जिसको हम लोग रुद्र का या शिव का रूप मानते हैं और इसके चारों ओर जो है यहाँ पे आपको जानवर देखने को मिल रहे हैं, इसके नीचे भी। अब यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि इसके चारों ओर कौन कौन से जानवर है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये जो जानवर है वो दाहिनी ओर अगर हम देखें तो हाथी और बाघ का है, जिसको शेर भी कहा जाता है, इसीलिए शेर भी ब्रैकेट में लिख दिया है। उसके साथ साथ बाईं ओर अगर हम देखेंगे तो गैंडा और भैंसा आपको मिलेगा। नीचे भी यहाँ 2 बारहसिंगा है, जो कि मोहनजोदड़ो में इस तरह की मुद्राएं अगर देखने को हमको मिले तो बहुत सारे यहाँ में मुद्रा देखने को मिले। इस तरह की मुद्राएं 2500 से 1900 ईस्वी पूर्व में सिंधु घाटी के प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो जैसे अनेक पुरातन स्थलों पर बड़ी संख्या में पाई गई हैं। तो इस तरह का जो हमको पशुपति का मुहर है वो काफी संख्या में मिला है, खासकर मोहनजोदड़ो में, और वो भी टाइम पीरियड दिया गया है 2500 से 1900 के बीच में ये आपको मुहरे मिले हैं। मतलब इस समय सभी जगह में ये मुद्रा है या ये जो सिक्का है वो प्रचलित था, ऐसा यहाँ पे आपको समझना है और ऐसा यहाँ पे आपको बताया भी जा रहा है। इन मुद्राओं के अलावे जो है तांबे के वर्गाकार आयताकार पट्टियां टैबलेट भी पाई गई है, जिनमें एक ओर मानव की आकृति और दूसरी ओर कोई अभिलेख अथवा दोनों ओर कोई अभिलेख होता है। मतलब कोई चीज वहां पर लिखा हुआ रहेगा या एक साइड मानव रहेगा और एक साइड लिखा हुआ। जैसे अभी भी है कि हम लोग का जो है आपका राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह वहां पे रखा होता है, अशोक स्तंभ होता है, दूसरे ओर लिखा होता है 1 रुपया। इस तरह से बहुत सारा चीज है। कहीं पे हमको कुछ आकृति भी देखने को मिल जाता है, जैसे पेपर नोट में आपको देखने को मिलता होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारा चीज आपको दिया गया है। उसके बाद ताम्र पट्टियां बाजूबंद की तरह भुजा में बांधी जाती थी, यानी कि हाथों में ये बांधती थी, जो कि यहाँ पे बाजूबंद आपको बताया ही गया है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको अलग अलग तरह से इसका यूज किया जाता था, वो चीज आपको यहाँ बताने का प्रयास किया गया। आगे हम देखते हैं मृत भांड, यानी कि मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों के बारे में, सॉरी मिट्टी की बनी हुई बर्तनों के बारे में। तो मृत भांड मतलब क्या होता है कि मिट्टी के बर्तन। तो ये मिट्टी के बर्तन आखिर बनते किससे थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कहा जाता है ये जो मिट्टी के बर्तन है वो कुम्हार की चाक में यहाँ पे बनते थे, बनाए गए हैं। हाथ से बनाए बर्तन यहाँ पे नहीं है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है एनसीईआरटी में। उसके बाद यहाँ पे रंग के बारे में बात किया जाए तो इसमें काफी कम रंगीन वाले बर्तन मिले हैं, ज्यादातर जो है वो सादे मिले हैं। फिर भी यहाँ पे कहा जाता है ये सादे बर्तन आमतौर पर लाल चिकनी मिट्टी के बने होते थे। इसमें कुछ पर सुंदर लाल स्लेटी लेप लगी हुई थी। कुछ घुंटीदार पात्र हैं जो घुंटियों की पंक्तियों से सजे हैं। काले रंगीन बर्तनों पर लाल लेप की एक सुंदर परत है, जिस पर चमकीले काले रंग के ज्यामिति आकृतियां और पशुओं का डिजाइन पाया जाता है। बहुरंगी मृत भांड बहुत कम पाए हैं, मतलब एक से ज्यादा रंग वाला बहुत कम मिले हैं। इसमें मुख्यतः छोटे कलश शामिल है, जिस पर लाल, काले और हरे और कभी कभार सफेद और पीले रंगों का प्रयोग किया गया। तो आपको स्टेटमेंट क्या करेगा, आपको देगा बहुरंगी मृत भांड जो है सिंधु घाटी सभ्यता में सफेद सादे बर्तन के तुलना में ज्यादा मिले। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि सादे बर्तन ज्यादा मिले हैं और बहुरंगी जो बर्तन है वो बहुत कम मिले हैं या कम मात्रा में मिले हैं, जिसमें लाल, काला, हरा। अगर ये याद होगा तो लखुडियार जो है उसमें हम लोग पढ़े थे लाल, काला और हरा, जो कि प्राग ऐतिहासिक काल का चित्रकारी वहां पे उत्तराखंड में मिला था। तो वहां पे भी इसी रंग का प्रयोग किया जा रहा था। तो इस तरह से आपको पीछे चैप्टर को भी याद करके चलना है। इस तरह से छिद्रित बर्तन जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो सारा चीज यहाँ पे आपको मिला है। आगे अगर हम लोग यहाँ पे पढ़े तो बोलता है उत्कीर्ण बर्तन भी बहुत कम पाए गए हैं। जो पाए गए हैं उसमें उत्कीर्ण की सजावट
पेंदे पर और बलि स्तंभ की तस्तरियों तक ही सीमित है। छिद्रित पात्रों में एक बड़ा छिद्र बर्तन के तल पर और छोटे छेद उनकी दीवारों पर सर्वत्र पाए जाते हैं। ऐसे बर्तन शायद पेय पदार्थ को छानने के लिए काम में लाए जाते हैं। मतलब उसका विशेषता बता रहा है, तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि किस तरह के बर्तन हैं और कौन कौन सा रंग का प्रयोग हो रहा है कि नहीं। ये आपको मेंस में लिखने के लिए हो सकता है, पीटी के लिए ये जो रंग है, कौन कौन सा रंग का यूज हो रहा है, किसका ज्यादा बर्तन मिल रहा है, कौन से रंग का कम मिल रहा है, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। घरेलू कामकाज प्रयोग लाने वाले मिट्टी के बर्तन अनेक रूप तथा आकारों में पाए जाते हैं। सीधे और कोणीय रूप वाले बर्तन अपवाद के तौर पर भले ही मिले, पर लगभग सभी बर्तनों में सुंदर मोड़ पाए जाते हैं। छोटे छोटे पात्र जो कि अधिकतर आधे इंच से भी कम ऊंचाई वाले हैं, खासतौर पर अधिक सुंदर बने हैं, जो कि कोई भी दर्शक इनकी प्रशंसा किए बिना है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है। अब लास्ट हम लोग देखते हैं या कहते हैं आभूषण के बारे में। यहाँ पे दिया गया है कि ये जो आभूषण है जो कि लोग गहने के रूप में पहनते थे, वो किससे बना हुआ था? धातु से और रत्नों से, जो पत्थर होते थे उससे यहाँ पे बने होते थे। साथ ही साथ यहाँ हड्डी से भी यहाँ पे बना होता है, जैसे हाथी दांत का हड्डी से ये सबसे बना हुआ मिलता था। साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखें तो मिट्टी का। कहने का मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्या लेके चलना है कि जो आभूषण होते थे धातु, पत्थर, हड्डी और मिट्टी, तीनों चारों चीजों से मिलके बना हुआ मिलता है। उसके बाद गले का हार भी हो गया, फीता हो गया, बाजूबंद हो गया, है ना। बाजूबंद जैसे कि अभी मुहर का भी प्रयोग बाजूबंद के रूप में किया जाता है। अंगूठी हो गया, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान रूप से पहनी जाती थी, मतलब पुरुष भी पहनते थे इनको और स्त्री भी पहनते थे। करधनिया हो गया जो कि कमर में पहनते हैं। फिर कर्णफूल हो गया जो कि कान में पहनते हैं। पैरों के लिए पैंजनिया जो कि पायल कहा जाता है, वो स्त्रियां पहनती थी। मोहनजोदड़ो और लोथल में ढेरों गहनों मिले हैं, जिसमें सोने और मूल्यवान नगों के हार, तांबे के कड़े और मन के, सोने के कुंडल, बूंदे, झुमके और शीर्ष आभूषण, लटकने तथा बटने तथा सेल खड़ी के मन के और बहुमूल्य रत्न पाए गए। आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछा गया था सोने की जानकारी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को थी कि नहीं। तो तांबा और कांसा तो अभी तक पढ़ लिए हैं। सोने के बारे में भी यहाँ पे या सोना का अवशेष मिल रहा है, यानी सोना का जानकारी उन लोगों को था। लोहा छोड़ के आपको सोना और उसके बाद तांबा भी मिला और कांसा भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये चीजों, इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना। उसके बाद दिया गया हरियाणा के फरमानापुरा स्थल पर एक कब्रिस्तान सावधान पाया गया है, जहां शवों को गहनों के साथ दफनाया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि ऐसा हड़प्पा स्थल में कहाँ मिला है जहां पे एक शव है और शव के साथ उसका गहना, मतलब शवों को गहनों के साथ दफनाया गया पुरातात्विक अवशेष जो है वो कहाँ मिला है? तो हरियाणा में मिला है। इस तरह के ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पैराग्राफ जो है यहाँ पे बताया गया है कि चहुंदड़ो और लूथल में पाई गई कार्यशालाओं, मतलब जो फैक्ट्री होता था उसमें मनके के बनाने के काफी उद्योग काफी विकसित थे। मतलब जो मुहर या मनका बनता था वो काफी बड़ा था, या एक तरह से फैक्ट्री, एक तरह से औद्योगिक नगर कह सकते थे इन सबको। मन के कार्निलियन, जमुनिया, सूर्यकांत, स्फटिक, कांचमणि, सेलखड़ी, फिरोजा, लाजवद मणि इस तरह से बने हुए होते थे। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो क्लास 12 का ये जो पहला आपका इंट्रोडक्शन वाला पेज है उसमें देखिए ये सब दिया है, मन का, बाट और फलक। इस तरह से आपके चमकीले पत्थर वगैरह होते थे, इस सबको यहाँ पे बनाया जाता था। इन्हीं सब के बारे में यहाँ पे बताया गया। उसके बाद इसके अलावा अगर आपको देखा जाए तो और भी बहुत सारे यहाँ पे तांबा उंबा से संबंधित, कांसा हो गया, सोना हो गया, जैसे धातु और शंख, सीपियों और पक्के मिट्टी से बनाने का भी काम ये लोग आती थी। मन के तरह तरह के रूप और आकार के होते थे। कोई तस्तरी नुमा होता था, कोई बेलनाकार होता था, गोल ढोलकाकार होता था। इस तरह से आपको दिया गया है, जो कि आपको थोड़ा बहुत, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना कि यहाँ ढोलक आकार का यहाँ पे दिया गया है, तो कोई गोला आकार हो गया, कोई यहाँ पे आपका घनाभ आकार का होता है, कोई घन आकार का होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिया गया। कुछ पत्थर पर सोने के आवरण भी चढ़े हुए रहते हैं, कुछ को तो काट कर रंग कर सुंदर बनाया जाता था। इस तरह से आपको दिया गया है, जो कि आपको केवल समझना है, पीटी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। हड़प्पा के लोग पशु, विशेष रूप से बंदरों और गिलहरियों के नमूने बनाते थे, जो एकदम असली जैसे। तो आपको याद रखना है कि बंदर और गिलहरी का यहाँ पे ज्यादातर यहाँ पे बनता था और ये एकदम असली जैसा दिखता था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ तकवे और तकुआ चक्रियां पाई गई हैं। इससे पता चलता है कि वहां पे कपास और ऊन की कताई होती थी। और जैसे कि आपको बताया गया, एनसीईआरटी में दिया गया है, मेहरगढ़ जो है उसमें पाया गया है कि 7000 पूर्व वहां पे कपास की खेती होती थी। गरीब और अमीर दोनों तरह के लोग कताई का काम का रिवाज था, मतलब क्या अमीर क्या गरीब दोनों जो है इस तरह का कताई का काम करते थे। और आपको पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है उस समय किस कपड़े का प्रयोग करते थे ज्यादातर? तो कपास यहाँ मिला है, तो सूती कपड़े का यहाँ पे ये लोग प्रयोग करते थे। पुरुष और स्त्रियां धोती, शॉल और दो अलग अलग कपड़े पहनते थे। शॉल दाएं कंधे के नीचे ले जाकर बाएं कंधे, जैसे वो टूटा हुआ जो मूर्ति है उस तरह से यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि उस तरह से वो कपड़ा वो लोग पहनते थे। आभूषण यहाँ पे देखिए बहुत सारे आभूषण जो मिले हैं उसको सजा के यहाँ पे आपको दिखाया गया है।
अगला और लास्ट पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है, पुरातात्विक खोजों में मिली चीजों से यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग साज श्रृंगार और फैशन के काफी जागरूक थे। केस सज्जा की भिन्न भिन्न शैलियां मिलती है, जैसे कि बाल को अभी स्त्रियां बांधती हैं तो वो अलग अलग तरह से बांधती है। तो यहाँ पे ये चीज बताने को मिला है, केस सज्जा जो है वो भिन्न भिन्न शैलियां प्रचलित थी। दाढ़ी मूछ पुरुष जो है वो रखते थे। स्त्रियां सुंदर दिखने के लिए सिंदूर का प्रयोग करते थे। ये पूछा जाएगा कि सिंदूर का प्रयोग हड़प्पा काल में होता था कि नहीं। काजल का प्रयोग होता था आंखों में, या लाली का प्रयोग किया जाता था, जैसे कि होठ में यहाँ पे लिपस्टिक लगता है तो वो लाली का प्रयोग होता था। चेहरे पर लेप जैसे पाउडर लगाया जाता है या क्रीम लगाते हैं, तो इस तरह से चेहरे पर लेप भी लगाया जाता था। धौलावीरा में पत्थरों के ढांचों के अनेक अवशेष मिले हैं, जिनसे यह प्रकट होता है कि सिंधु घाटी के लोग अपने घर आदि के निर्माण में पत्थर का प्रयोग करते थे। तो उस समय के लोग मिट्टी का नहीं बल्कि पत्थर का प्रयोग करते थे, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। सिंधु घाटी के कलाकार एवं शिल्पकार अनेक शिल्पों में अत्यधिक पारंगत थे, जिनमें धातु का ढलवा, पत्थर पर नकाशी, मिट्टी के बर्तन बनाना, उन्हें रंगना और जानवरों, पौधों और पक्षियों के साधारण रूप से टेराकोटा का निर्माण मुख्य करना है। इस तरह से आपको पूरा चैप्टर का समरी दिया गया है कि हर चीज में, चाहे वो धातु से संबंधित हो, पत्थर से संबंधित हो, मिट्टी से संबंधित हो, हर एक कला में ये पारंगत थे। और जो भी चीज यहाँ पे अवशेष के रूप में आपको हम लोगों को मिला है वो काफी उच्च कोटि का मिला है, ऐसा यहाँ बताने का प्रयास किया गया। अब देखिए यहाँ पे जो आपको नर्तकी का मूर्ति मिला है उसके बारे में जो बताया गया था, यहाँ पे आपको डिटेल से यहाँ पे बताया गया है कि नर्तकी मूर्ति जो है उसका यहाँ पे क्या क्या विशेषता है। तो आपको यहाँ पे ज्यादा नहीं देखना है, बस थोड़ा बहुत जान लेना है कि ये जो है कि कांसे का मूर्ति है। और दूसरा चीज, यहाँ मोहनजोदड़ो से पाई गई यह मूर्ति तात्कालीन ढलाई कला का एक उत्तम नमूना है। यानी ये जो मूर्ति मिला है मोहनजोदड़ो का मिला है, दूसरा ये जो नर्तकी का मूर्ति मिला है वो कांसे का मूर्ति है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको बाजूबंद वगैरह, देखिए हम यहाँ पे कैसे जानते हैं कि उस तरह का वहाँ लोग किस तरह का यूज करते थे। तो चूड़ियां यहाँ पे ढकी हुए हैं, पूरा यहाँ पे हाथ जो है यहाँ देखिए चूड़ी से बना हुआ है, कहीं पे बाजूबंद, यहाँ पे देखिए हाथ में बाजूबंद पहना हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारा चीज आपको यहाँ पे दिया गया है। उसी तरह से एक वृषभ जो है वो भी मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ये भी कांसा की प्रतिमा का विशेष रूप से उल्लेख है, यानी कि ये भी कांसे से बना हुआ है। तो आपको याद रखना है कि वृषभ की प्रतिमा कहाँ से मिली है, ये किस चीज का बना हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारा चीज आपको थोड़ा बहुत ये बड़ा बड़ा इमेज या फोटो दिया गया और इस सब से यहाँ पे पूछा जाता है। चैप्टर का पहला में ही दिया था पुरुष धड़ मिला है, जो कि यहाँ पे आपको देखिएगा तो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। जैसे सेलखड़ी का वो दाढ़ी वाला है ना, जिसको पुरोहित बोला गया था, वो मिला था मूर्ति। अब यहाँ पे बोला गया है पुरुष धड़ जो है बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो ये जो है आपका बलुआ पत्थर से, यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर, ऐसा भी कलर में दिख रहा होगा, थोड़ा लाल लाल टाइप से दिख रहा है। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे बनाया गया है या उन लोगों के द्वारा ये बना है। फिर है यहाँ पे चित्रित मृदभांड। मोहनजोदड़ो से कुछ ऐसे पात्र पाए गए हैं जिसमें यहाँ पे इसका पेंटिंग किया गया, आकर्षक रूप से यहाँ पे बनाने के लिए मिट्टी में काले रंग से यहाँ पे रंगा गया है। और यहाँ पे वनस्पतियों और ज्यामितीय आकृतियों के हैं। वैसे तो चित्र साधारण है, लेकिन मूर्तिकरण की यहाँ प्रवृत्ति दिखाई देती है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में दिया मातृका। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो मूर्ति है थोड़ा सा भद्दी दिखता है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया मिट्टी की मूर्ति जो है थोड़ा भद्दी टाइप से है, या जितना कांसे का मूर्ति दिखा अच्छा बना है वो उस तरह से मिट्टी का मूर्ति देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उरोजो पर हार लटकाए तथा कमर के चारों ओर एक अधो वस्त्र लपेटे हुए, करधनी पहने हुए, जैसे कि हम लोग जानते हैं ना कि यहाँ बोला करधनी का यूज होता था, यहाँ माले या बाजूबंद का होता था। तो यही सब मूर्ति देख के ही अनुमान यहाँ पे किया जा रहा है कि ये सब चीज का हड़प्पा सभ्यता में लोग प्रयोग करते थे। तो इस तरह से यहाँ पे आपको पूरा हड़प्पा सभ्यता के बारे में यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया। अब यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे पढ़ेंगे अगला आने वाले वीडियो में, वो है मौर्यकालीन कला के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बेहतर रहा होगा और थोड़ा बहुत हम आप लोगों को समझाने में सफल हुए होंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे सभी चीज़ों को याद नहीं रखना है। जो आपको बॉक्स घेरा हुआ जो दिख रहा है, एक बार रिवीजन करके आप देख सकते हैं उसको, है ना। और वही चीज़ों को आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे आपको था कपास और ऊन के बारे में दिया गया है, तो आपको ये याद रखना है। बंदर और गिलहरी के बारे में दिया गया है। फिर यहाँ पे मन के बनाने के लिए किस किस पत्थर का यूज किया जाता था, वो चीज़ आपको याद रखना है। कि यहाँ पे कार्यशाला कहाँ कहाँ पे फैक्ट्री मिला है, चौंद्रो और लोथल, ये थोड़ा बहुत याद कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ये कब्रिस्तान कहाँ मिला है, हरियाणा में, ये है ना, शवों से दफनाया हुआ, ये याद कर लेना है। आभूषण किस किस चीज़ से बने हैं, तो धातु है, रत्न है, हड्डी है, मिट्टी है, ये सब से याद रखना लेना है। उसके बाद मिट्टी जो यहाँ बनते थे किस तरह के, तो चाक में बनते थे, लाल, काले, हरे, पीले, सफेद रंग के यहाँ पे मिलते हैं। ज्यादातर जो होते थे वो सफेद रंग के ही मिलते थे, ये याद रखना है। फिर उसी तरह से आपका
जो यहाँ पे मुहर मिला है वो मिट्टी का मिला है, हड्डी का मिला है, और इस तरह से बहुत सारे पशुपति के मुहर मिले हैं जो कि मोहनजोदड़ो और संबंधित अन्य स्थल पे भी मिले हैं, जिसको पशुपति का मुहर मिला है। और इसमें कौन कौन से पशु हैं उसको याद रख लेना है कि हाथी है, शेर है, गैंडा है, भैंसा है, दो बारहसिंगा है। अभी तक आपको याद होगा कि घोड़े का कहीं पे जिक्र नहीं हुआ है, लोहा का जिक्र कहीं पे नहीं किया गया है। हाँ, सोना मिलता था, तांबा मिलता था, कांसा मिलता था। इस तरह से आपको सारा चीज़ों को याद रखना है। तो इस तरह से आप जो है आप रिविजन कीजिए, पढ़िए और अपना तैयारी को जारी रखिए, और भरोसा रखिए कि सवाल जो है आएगा इन्हीं सबों से ही पूछा जाएगा, और इन सब से बाहर भी रहेगा तो भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई क्लू ऐसा मिल ही जाता है जो कि बेसिक बुक से वो सॉल्व किया जा सकता है। और बेसिक बुक से अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कटअप जो होता है वो 100% नहीं जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 45% से आपका 50% कटअप जाता है। तो इसी बीच में आपको रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करना है कि 50% मार्क्स जो है आपका आ जाए। और इसीलिए आपको मेन सोर्स को बार बार रिविजन करते रहना है ताकि चीज़ें जो है वो लंबे समय तक आपको याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।